हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर ये 2 दिनों की न्यूज़ आज के सेशन में आपको करा दिया जाएगा। और जो 18 अक्टूबर मतलब आज का जो करंट अफेयर है ये आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है, इधर थोड़ी दिवाली की वजह से थोड़ी बिजीनेस ज़्यादा है, जिस वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं टाइम पे, लेकिन आपका करंट छूटेगा नहीं। अगर डेली करंट अफेयर की ये सीरीज़ शुरू की गई है तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा। प्लीज़ आप इसको देखते रहना, क्योंकि आने वाले समय में रेलवे के और हाई कोर्ट के मिला के कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, ठीक है, कम से कम 10-12 से ऊपर एग्ज़ाम्स हैं। तो इसको आप प्रॉपर देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना दूसरा विदेशी परिसर खोला है। कहाँ खोला है? तो अपना दूसरा विदेशी परिसर तो ये यूएई में खोला है। यूएई की राजधानी दुबई में। दुबई राजधानी नहीं है, शहर है। यूएई की राजधानी तो अबू धाबी है। यूएई के शहर दुबई में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना दूसरा विदेशी परिसर खोला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, हाल ही में एक संकल्प पहल लॉन्च किया गया है। संकल्प पहल ये किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत में जो मादक पदार्थ का यूज़ है, उपयोग है, ये एक बड़ी समस्या है। और ये भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा? तो ये नॉर्थ वाले एरिया में है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में। आपने एक मूवी सुनी होगी, देखी होगी, उड़ता पंजाब, वो इसी से संबंधित है, क्योंकि उसमें भी मादक पदार्थों पर ही वो पूरी आधारित पिक्चर है कि कैसे अफ़गानिस्तान से जो ये नशीले पदार्थ इनकी तस्करी होती है, कैसे वहाँ का युवा इसका एडिक्टेड हो जाता है। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही इसके प्रति सजगता लाई जा रही है, सरकारों द्वारा पहल चलाए जा रहे हैं। तो उसी में एक पहल चलाई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है संकल्प पहल। और इसका उद्देश्य है नशीली दवाओं के प्रयोग और उनके तस्करी को रोकना। ठीक, प्रयोग और तस्करी को रोकना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्या हुआ है कि जो नेपाल है, नेपाल ने क्या किया है कि अपना 40 मेगावाट बिजली निर्यात करना चाह रहा है। किसको? तो बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश से इनकी कोई सीमा तो लगती नहीं है। तो ये किससे समझौता किए हैं बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए? तो भारत के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? हाल ही में नेपाल अपनी जो विद्युत क्षमता है, ऊर्जा है, उसको निर्यात करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत के साथ किया है। अब आइए मैप में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए, ये देखिए, ये है अपना भारत। ठीक है, अब भारत में ये देखिए, यहाँ पे जो छोटा सा रास्ता है ना, इसको कहते हैं चिकन स्नैक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नैक कहते हैं। तो देखिए, नेपाल और बांग्लादेश की क्या कोई सीमा मिल रही है? नहीं मिल रही है। बांग्लादेश और नेपाल को कौन अलग कर रहा है? तो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर अलग कर रहा है, जिसको चिकन स्नैक भी कहते हैं। तो देख लीजिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा रेखा कौन बना रहा है? तो बिहार बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है। देखिए, बिहार ये है, बिहार नहीं बना रहा, भारत और नेपाल, वो बांग्लादेश और नेपाल के बीच सीमा रेखा कौन बना रहा है? तो ये वेस्ट बंगाल का चिकन स्नैक बना रहा है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब मैंने इंडियन मैपिंग की सीरीज जो कराई है उसको प्रॉपर आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, हाल ही में यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया। यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया। अब ये किससे संबंधित है? तो जो बृहस्पति ग्रह है ना, उसके अध्ययन से संबंधित है। मतलब बृहस्पति आपको पता ही होगा कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा ग्रह है, जो आप सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में कंप्लीट करता है एक। और हमारी पृथ्वी कितने दिनों में कंप्लीट करती है? तो 365 दिनों में कंप्लीट करती है। यानी भारत का एक वर्ष जो है 365 दिनों का है। देखिए, भारत जो वो है, पृथ्वी है, वो 365 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा करती है। लेकिन जो ये है बृहस्पति, वो 12 वर्ष में एक चक्कर लगाती है। यानी आप 365 × 12 कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इनका जो 12 वर्ष मतलब, हाँ, इनका एक साल कितने दिनों का हो गया भाई? 12 वर्ष मतलब पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर हुआ। और इसको लॉन्च किसने किया? तो नासा ने किया है।
ठीक है, नासा ने इसको लॉन्च किया है। फ्रेंड्स आज की पीडीएफ थोड़ी अच्छी नहीं बन पाई है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, दिख सब रहा है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। कहाँ की है? यूएसए की। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी क्या है? तो ये अमेरिका की राजधानी है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक, ये सोलर सिस्टम है, ये है पृथ्वी। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब जान लेते हैं पूरा सीक्वेंस। देखिए, सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है अपनी पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये है मंगल आती है, फिर मंगल आता है, फिर आता है बृहस्पति, ये है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण वरुण। प्लूटो को, फ्रेंड्स प्लूटो ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह नहीं है, क्योंकि उनको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएं। सॉरी, उन्हीं को ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएं, लेकिन ये पाथ फॉलो नहीं करता है। इसीलिए 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। यह क्वेश्चन वर्ष 2023 में पीसीएस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख लेना कि प्लूटो को किस वर्ष ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, तो 2006 में। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे बिना प्रमाण के नहीं कहता हूँ, आप जाके चेक करना। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मतलब ढूंढ के इसमें लगा पाऊँ स्लाइड को, लेकिन मैं बता ज़रूर देता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हाल ही में ईरानी कप 2024 का आयोजन हुआ। अभी जो ईरानी कप है, सबसे पहले समझ लीजिए इसका संबंध किससे, तो इसका संबंध है क्रिकेट से। अब इसको जीता कौन है? तो मुंबई ने जीत लिया इसको, लेकिन हार कौन गया? तो शेष भारत नाम की टीम हार गई। यह आयोजित कहाँ हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, जो कि लखनऊ में स्थित है, और इसी स्टेडियम का नाम है इकाना स्टेडियम। ठीक है, इसी का नाम है इकाना स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 5वां राष्ट्रीय जल अवार्ड 2023 हाल ही में वितरित किए गए। 5वां राष्ट्रीय जल अवार्ड, तो इस पे पहले नंबर पे कौन है? तो उड़ीसा राज्य है, सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में। देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में राष्ट्रीय जल अवार्ड 2023 में नंबर 1 कौन है? उड़ीसा है। सेकंड नंबर पे कौन है? अपना यूपी है। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। ठीक है, राष्ट्रीय जल अवार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख कर रख लो कि आना ही आना है। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 हाल ही में वितरित किया गया। ठीक, ये इस बार किसको सम्मानित किया गया है? तो इस बार इसरो स्पेस एजेंसी जो है इंडिया की, इसको सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया फ्रेंड? तो चंद्रयान 3 के लिए, क्योंकि इतने कम बजट में, और वो भी मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग, ऐसा अभी तक कोई देश नहीं कर पाया इंडिया के सिवा। इसीलिए ये अचीवमेंट इसरो को दी जा रही है। और इसरो की तरफ से किसने इस अवार्ड को अपने मतलब ग्रहण किया है? तो इसरो के चीफ एस सोमनाथ सर ने किया है। अब ये अवार्ड वितरित कौन करता है? तो ये अवार्ड वितरित करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने 6 रबी फसलों पर 2025-26 के लिए एमएसपी जारी की। 6 रबी फसलों के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि रबी की फसल कौन कौन होती है? चना, सरसों, मटर, ये सब रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, इसी में से एमएसपी जो जारी की गई है वो किस फसल पे सबसे ज़्यादा जारी की गई है? जो 6 फसलें हैं, उन 6 फसलों में सबसे ज़्यादा एमएसपी किस फसल पे जारी की गई? तो सरसों के ऊपर। कितने रुपए एक्स्ट्रा इस पे कर देंगे? तो 300 रुपये। 300 रुपये पर क्विंटल इस पे बढ़ा दिए गए हैं। ठीक, भारत सरकार एमएसपी कितने फसलों पे देती है? तो 23 फसलों पे देती है। 23 फसलों पे भारत सरकार एमएसपी जारी करती है। और एक करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ सभी फसलों पे एमएसपी जारी की है? तो कौन है? हरियाणा। याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया भी है। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन हेतु साझेदारी की।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन हेतु साझेदारी की है। किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देना, मतलब ऐसी परियोजनाओं को भारत में बढ़ावा देना जिनसे कार्बन एमिशन शून्य हो, शून्य कार्बन एमिशन हो। वो कुछ भी हो सकता है, सोलर पैनल लगा के बिजली चलाइए, ठीक, अपने यहाँ पेड़ पौधों को लगाइए, इन सब चीज़ों के लिए ये चलाया गया। और भी हरित कार्यक्रम हैं जिनके लिए ये लोन दिया गया है। कितने मिलियन डॉलर दिया गया है? तो $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 हाल ही में आयोजित की गई। एक बार फिर से, विश्व टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 हाल ही में आयोजित की गई। कहाँ पे? भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, ठीक। विश्व टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, हाल ही में एससीओ की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक हुई। अब यहाँ समझिए, देखिए एक एससीओ की बैठक हुई थी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। वहाँ पे बेलारूस को 10वां देश बनाया गया था सदस्य। लेकिन ये शासनाध्यक्ष मतलब देशों के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के शी जिनपिंग, ठीक, इस तरीके से जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनकी बैठक कहाँ हुई है? तो उनकी बैठक हुई है पाकिस्तान में। भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन गए हैं? तो एस जयशंकर गए हैं। हालांकि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला क्योंकि इसमें राष्ट्राध्यक्षों की जगह बहुत मतलब ऐसे नेता है जिनका उस मतलब उतना कोई रोल नहीं होता है। मतलब रोल होता है, जैसे एस जयशंकर सर का रोल है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते तो इसका कद और बढ़ जाता है। जैसे शी जिनपिंग आते तो और इस सम्मेलन की वैल्यू बढ़ जाती क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। एस जयशंकर सर विदेश मंत्री हैं भारत के, ठीक, ये आपको पता चल गया। अब आइए थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, एससीओ की स्थापना 1996 में होता है। तब ये एससीओ नाम से नहीं जाना जाता है, तब ये शंघाई 5 नाम से जाना जाता था। लेकिन 2001 में इसकी प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग की गई और इसका नाम शंघाई 5 से बदल के एससीओ कर दिया गया 2001 में। पाकिस्तान और भारत 2017 में इसके सदस्य बने, ठीक, पाकिस्तान और भारत। फिर क्या होता है, हाँ, जब ये शंघाई 5 नाम से जाना जाता था, शंघाई 5 नाम से, तो उस समय 5 देश कौन कौन से थे इसमें? तो उस समय 5 देश थे इसमें, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और ये चाइना। ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप शुरू करते हैं। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये हाल ही में हुई समिट है। देखिए क्या होता है कि हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य है एआई को बढ़ावा देना, ठीक, और भारत को जो नेट है, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें अभी हम यूज़ कर रहे हैं 5G, ठीक, 5G यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके तहत जो उद्देश्य बनाया गया है भारत का, 2030 तक भारत 6G यूज़ करने लगेगा। 2030 तक भारत 6G यूज़ करने लगेगा। इसका यही उद्देश्य है मेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये योजना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिलेशन यूपी से है। क्या होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। इसका पे शब्द पे ध्यान दीजिए, मल्टी ट्रैकिंग, मतलब इसमें कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें से एक योजना क्या है, वाराणसी में गंगा नदी पर एक रोड रेल ब्रिज बनेगा। रोड रेल ब्रिज आप समझते होंगे, एक ही पुल बनेगा, उसके नीचे रेल चलेगी और उसके ऊपर सड़क बिछा दी जाएगी जिस पे गाड़ियाँ, मोटर व्हीकल, आपके वाहन चलेंगे। तो ये होता है रोड रेल ब्रिज। ये यूपी स्पेशल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कॉस्ट भी ध्यान रखिएगा, 2642 करोड़ रुपए, यानी 2642 करोड़ रुपए इसकी टोटल कॉस्ट है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जरा। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय हाल ही में ओपन किया गया, कहाँ पे? तो वाराणसी में। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कितने रुपए एलोकेट किए? तो 25 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, मतलब यहाँ से यहाँ पे हिंदी साहित्य से संबंधित सारे कंटेंट आपको अवेलेबल होंगे, आप पढ़िए, उसको समझिए, ठीक। इसकी स्थापना कहाँ होगी इस संग्रहालय की? तो वाराणसी में होगी। आवंटित 25 करोड़ रुपए किए गए हैं इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश भर में खुलेंगे केंद्र। कितने केंद्र खुलेंगे? तो 13, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश भर में सितंबर 2024 तक कितने केंद्र खोले जा चुके हैं? तो फ्रेंड्स केंद्र खोले जा चुके हैं आपके 13,882 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। किसके तहत? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत। और मैंने आपको कुछ समय पहले करंट में पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 2027 तक कितने केंद्र खोले जाएंगे? तो 25,000, ठीक, 25,000। उसी के तहत ये 13,822 केंद्र खोले जा चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। अब विश्व खाद्य दिवस जो मनाया गया है फ्रेंड्स, ये कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानिए। जो विश्व खाद्य दिवस है ये किसके मतलब उसमें मनाया जाता है? तो फाओ की स्थापना की वजह से मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 को फाओ की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो इटली की राजधानी रोम में, ठीक। फाओ का काम क्या होता है? पूरे विश्व में खाद्य संकट से निपटने की तैयारी करना, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के सम्मान में 16 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अब नहीं है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने बच्चे लाइक शेयर कर दीजिए, नए भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आपको डेली करंट अफेयर्स रोज़ मिलेगा क्योंकि आपके आने वाले समय में 10 से 12 एग्ज़ाम हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और सिलेक्शन ले लीजिए। धन्यवाद।